अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, कार्बन यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म। कार्बन के यौगिकों के हम लोग रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि उसके अलग अलग रसायनों के साथ वह कैसे अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहला जो रासायनिक गुणधर्म होता है उसमें आता है दहन यानी कि कंबशन। क्या होता है दहन? यौगिकों के वायु की उपस्थिति में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। कोई भी कार्बन का यौगिक जब वायु की उपस्थिति में जल जाए और हम लोगों को क्या दे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड दे, तो इस प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया हो रही होती है, उसको दहन कहा जाता है। यौगिकों, इस वाले केस में जो बात करी जा रही है, हर पदार्थ के दहन की बात नहीं करी जा रही है, खाली कार्बन के यौगिकों की बात की जा रही है। मीथेन CH4 की वायु में दहन की अभिक्रिया निम्न अनुसार है। अगर आप लोग मीथेन को आप कभी भी वायु के अंदर जलाते हैं, दहन करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है। CH4 मीथेन, इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जलाया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, साथ में H2O दे देता है, हाँ ये नहीं आएगा, H2O दे देता है प्लस ऊष्मा और प्रकाश दे देता है। किसी भी प्रकार के हम लोग कार्बन के यौगिक को अगर जलाएंगे, दहन करेंगे उसका, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा ही छोड़ेगा, जो कि पॉल्यूशन के रूप में छोड़ता है। साथ में वो थोड़ी मात्रा में पानी भी छोड़ता है। और सबसे ज़्यादा हम लोग क्यों जलाते हैं किसी भी चीज़ को? ऊष्मा और प्रकाश के लिए, ताकि हम लोग को हीट मिल सके और हम लोगों को रोशनी मिल सके। मिथेनॉल, ये भी क्या है? कार्बन का ही आपका एक यौगिक है। मिथेनॉल CH3CH2OH इसका फॉर्मूला होता है। वायु में दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ये भी क्या देता है हम लोगों को? जब मिथेनॉल को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, साथ में पानी देता है, साथ में ऊष्मा और साथ में प्रकाश। जब कार्बन अर्थात कोयले, जब कार्बन को हम लोग जलाते हैं, हवा के अंदर जलाया जाता है, तो वह भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। कभी भी कार्बन को जलाएंगे हम लोग, खाली कार्बन को, ये यौगिक नहीं है, खाली आपका एलिमेंट है, तत्व है। कभी भी अगर इसको जलाएंगे तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड देता है, परंतु पानी नहीं देता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये पानी कैसे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ में ऊष्मा और प्रकाश देगा। तो इस प्रकार से किसी भी कार्बन के यौगिक को अगर हम लोग उसका दहन करते हैं, चाहे वो कैसे भी कार्बन का यौगिक हो, अगर उसको जलाया जाएगा तो वह आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देगा ही देगा। ये H2O आती कहां से? नीचे नहीं है, ऊपर वाले में। क्यों है? क्योंकि देखिए, कोई भी कार्बन का यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, तो उसके पास हाइड्रोजन होती है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर हम लोगों को जल देती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो अब अपनी दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। अब देखते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, की किस प्रकार से कार्बन यौगिकों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। मैंने इस चैप्टर में कितनी बार जहां एक कार्बन था वहां मीथेन बोला, जहां दो कार्बन था इथेन बोला, या फिर इथीन बोला, इथाइन बोला, या फिर प्रोपेन बोला, प्रोपाइन बोला। ये जो मैं नाम ले रहा था, ये कैसे ले रहा था, कैसे इनके नाम पढ़ते हैं, उसी को समझते हैं। कार्बनिक यौगिकों का व्यवस्थित ढंग से नाम रखने को नामकरण कहते हैं। कभी भी किसी भी कार्बन के यौगिक का व्यवस्थित ढंग से अगर नाम रखा जाए तो उसको नामकरण या फिर नाम पद्धति कहते हैं, और इंग्लिश में उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसका जो नाम मिलता है उसको IUPAC नेम कहते हैं। इस नामकरण से बनने वाले नाम को IUPAC नाम कहते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में IUPAC पढ़ा था। ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अलग अलग तत्वों को या फिर कंपाउंड्स को नाम देती है। तो इस प्रकार से जो हम लोगों को नाम मिलते हैं, वह हमारा व्यवस्थित ढंग से जो नाम मिलते हैं उसको IUPAC नाम कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के नामकरण कैसे होते हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन अणुओं में कार्बन परमाणुओं की उपस्थिति के अनुसार नामकरण इस प्रकार होते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर जितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, उसी प्रकार से उसका नाम होता है। जैसे एक कार्बन एटम आने पर मैंने कितनी बार मीथेन यूज करा, मिथाइन यूज करा, आपका अलग अलग नामों से मिथेनॉल यूज करा, और भी बहुत सारे नाम यूज करे, मिथेनोइक एसिड यूज करा। वो क्यों यूज करा? क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या कभी भी एक होगी तो उसके नाम के आगे हमेशा मैथ लगेगा। ये जो है उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं कि किसी भी यौगिक के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जितने कार्बन के परमाणुओं की संख्या है, उसी के बेसिस पर उसके उपसर्ग लगते हैं, और इन उपसर्गों का इस्तेमाल करके हम लोग उसका नाम रखते हैं। अगर कभी भी 2 कार्बन परमाणु होंगे तो जो नाम होगा वह एथ लग जाएगा नाम के आगे। अगर 3 कार्बन परमाणु होंगे तो नाम के आगे प्रॉप लगेगा। अगर 4 कार्बन के परमाणु है तो नाम के आगे ब्यूट लगेगा। अगर 5 कार्बन के परमाणु है तो नाम के आगे पेंट। अगर 6 है तो नाम के आगे हेक्स। 7 है तो नाम के आगे हेप्ट या फिर सेप्ट। 8 है तो 8 कार्बन परमाणु है तो नाम के आगे ऑक्ट लगेगा। अगर 9 कार्बन परमाणु है तो नाम के आगे नन लगेगा। और अगर 10 कार्बन परमाणु है तो नाम के आगे डेक लगेगा। एक उदाहरण से देखते हैं।
पूरी की पूरी अल्केन सीरीज लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्केन सीरीज। ये उपसर्ग की तरह काम करते हैं और जो भी प्रक्रियात्मक समूह होता है वह इसका आपका जो भी प्रक्रियात्मक समूह होगा वह इसका प्रत्यय लग जाएगा और उसका नाम आ जाएगा। देखते हैं, हम लोगों ने कार्बन परमाणु का एक रखा यानी मीथेन। जैसे हम लोग अल्केन सीरीज की बात कर रहे हैं, जब हम लोग कार्बन परमाणु को अल्केन सीरीज में एक रखते हैं तो C आपका H4 ये क्या बन जाता है हमारा, क्योंकि अल्केन सीरीज का मेंबर है तो प्रत्यय के रूप में एन लग जाता है और इसका नाम हो जाता है मीथेन। इसका नाम हो जाता है मीथेन। अगर आपका यही आपका 2 कार्बन होते C2H6 तो इसका नाम हो जाता है, क्योंकि नाम क्या लगेगा, एथ लगेगा और अल्केन सीरीज का मेंबर है, अल्केन सीरीज का सदस्य है तो इसका नाम हो जाता है इथेन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा 3 होता C3H8 तो इसका नाम, क्योंकि अल्केन सीरीज का मेंबर है और क्या लगेगा उपसर्ग के रूप में प्रोप लगेगा तो इसका नाम हो जाता प्रोपेन। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नाम हो जाता ब्यूटेन। उससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो नाम हो जाता हमारा पेंटेन। उससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा नाम हो जाता है हेक्सेन। उससे आगे बढ़ने पर हमारा नाम हो जाता है हेप्टेन। फिर आता है ऑक्टेन। फिर आता है हमारा ननेन, NONANE और आखिरी में आता है हमारा डेकेन, DECANE। तो इस प्रकार से ये तो खाली हमारे अल्केन सीरीज के लिए था कि नाम क्या हम लोगों ने उपसर्ग लगाया और प्रत्यय हमारा जो भी सीरीज का नाम था, जो भी प्रक्रियात्मक समूह होगा, जो भी उसका नाम होगा उस प्रकार से लग जाएगा। जैसे अल्केन सीरीज के मेंबर थे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ननेन, डिकेन, इस प्रकार से हो गया। अगर ये अल्केन सीरीज के मेंबर ना होते, अल्कीन सीरीज के मेंबर होते तो इनके नाम के आगे एन की जगह इन लग जाता और नाम हो जाता मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ननीन, डिकीन। अगर ये जो होते हैं ये आपका अल्कीन की जगह अल्काइन के मेंबर होते तो नाम हो जाता मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ननाइन, डेकाइन। तो इस प्रकार से कोई भी प्रक्रियात्मक समूह अगर लगता है तो उसके नाम के आगे जितने भी उसके अंदर कार्बन के परमाणुओं की संख्या है उसके आगे उसी नाम का उपसर्ग लग जाता है। इस प्रकार से हम लोग नाम जो है वो रखते हैं। ये जो नाम होता है 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, कार्बन के परमाणुओं की संख्या पर जो कि आपका किसके रूप में लगेगा, उपसर्ग के रूप में लगेगा, और दूसरा होता है आपका प्रत्यय। इन तीनों का हम लोगों ने प्रत्यय देख लिया। हम लोगों ने अल्केन का प्रत्यय देखा जो कि एन होता है, हम लोगों ने अल्कीन का प्रत्यय देखा जो कि ईन होता है, हम लोगों ने अल्काइन का प्रत्यय देखा जो कि आइन होता है, और बाकी जो हम लोगों ने प्रक्रियात्मक समूह जो हम लोगों ने देखे थे वह भी आकर हाइड्रोजन को उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद लग जाते हैं, तो उनके नामकरण को हम लोग देख लेते हैं। जो आपका प्रक्रियात्मक समूहों का जो नामकरण होता है डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने कार्बन आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या है। हम लोगों ने देखा आपका अलग अलग कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए अलग अलग उपसर्ग के रूप में नाम का इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंड करता है वह कौन से प्रक्रियात्मक समूह से आते हैं। जिस प्रकार से वह प्रक्रियात्मक समूह से आते होंगे तो हर एक समूह के लिए किसी में उपसर्ग का उपयोग होता है, किसी में प्रत्यय का उपयोग होता है। तो उसी के आधार पर देखिए यहाँ लिखा हुआ क्लास ऑफ कंपाउंड्स। क्लास ऑफ कंपाउंड का मतलब है प्रक्रियात्मक समूह। प्रफिक्स, सफिक्स, प्रफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, और यह उदाहरण है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो अल्केन यानी कि आपका हेलोजन समूह के बारे में। हेलोजन जो समूह होता है इसके अंदर असल में उपसर्ग का उपयोग करा जाता है, प्रत्यय का उपयोग नहीं करा जाता है, इसमें उपसर्ग का उपयोग करा जाता है। जो भी आपका परमाणु लग रहा होगा, अगर क्लोरीन का लग रहा है तो नाम आ जाएगा क्लोरो, अगर ब्रोमीन का लग रहा है तो नाम आ जाएगा ब्रोमो, अगर आयोडीन का लग रहा है तो नाम आ जाएगा आयोडो। अब उदाहरण से देखते हैं, जैसे कार्बन 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 3 कार्बन है, या हाइड्रोजन होना चाहिए था लेकिन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया क्लोरीन ने, तो वैसे तो इसका नाम होना चाहिए था प्रोपेन। क्या होना चाहिए था? प्रोपेन। परंतु क्योंकि यहाँ हेलोजन समूह लगा हुआ है तो इसका नाम प्रोपेन ना होता हो, उपसर्ग लग जाएगा क्लोरीन और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अगर यह खाली एक कार्बन एटम के साथ होता जो आपका मीथेन होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, वैसे आपका नाम इसका क्या होना चाहिए था? मीथेन होना चाहिए था। परंतु क्योंकि यहाँ जो है आपका क्लोरीन आकर लग जाएगा तो इसका जो नाम होगा वह क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। वैसे इसका नाम होना चाहिए था मीथेन, और क्योंकि क्लोरीन इसमें आकर लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अगर क्लोरीन की जगह यहाँ पर ब्रोमीन लग जाता तो इसका नाम हो जाता ब्रोमोमीथेन। अगर यहाँ पर आयोडीन लग जाता तो इसका नाम हो जाता आयोडोमीथेन। तो इसका मतलब है कि
ये जो आपका हैलोजन जो समूह है डिपेंड करता है कि कौन सा हैलोजन का परमाणु आकर आपका श्रेणी से लग रहा है, उसी के आधार पर इसके नाम के अंदर उपसर्ग के रूप में उसका नाम आ जाता है, उस परमाणु का नाम आ जाता है, और प्रत्यय के रूप में आपका जो हम लोगों ने अभी भी पढ़े थे मीथेन ईथेन वो आ जाता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है आपका, अल्कोहल जो समूह होता है इसके अंदर प्रत्यय का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रत्यय का। कौन से प्रत्यय का उपयोग होता है? ओल का। जो आपका किसी भी यौगिक के अंदर जो भी नाम होगा उसका आखिरी में ओल लगा दीजिए और आपका अल्कोहल का नाम मिल जाएगा आपको। देखते हैं, जैसे यहाँ इन्होंने वही दिया 1 2 3, यहाँ आपका नॉर्मल प्रोपेन होना चाहिए था, परंतु क्योंकि यहाँ OH ने प्रतिस्थापित कर दिया है H को, तो इसका नाम जो होगा प्रोपेन ना होते हुए क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अगर यहाँ 2 कार्बन एटम्स के आगे हाइड्रोक्साइड लग रहा होता तो इसका नाम होता इथेनॉल। अगर 4 कार्बन के होता तो उसका नाम हो जाता ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से इसमें प्रत्यय का उपयोग करेंगे। उपसर्ग हम लोगों ने पढ़ लिए, जितने भी कार्बन के परमाणु की संख्या होगी उसी हिसाब से प्रत्यय लगाइए और ओल से उसका नाम आ जाएगा। तीसरा देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर जो आपका लगता है वो प्रत्यय लगता है अल। कौन सा प्रत्यय लगता है? अल। तो कोई जितने भी आपके कार्बन के परमाणुओं की संख्या होगी उसी के बेसिस पर आप प्रत्यय लगाइए। देखिए यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 2 3। इसका नाम होना चाहिए था प्रोपेन, बट इसका नाम होता है प्रोपेनल, क्योंकि ऑक्सीजन लग रहा है और ऑक्सीजन देखिए कहाँ लग रहा है? बिल्कुल आखिरी वाले के ऊपर। तो इस वजह से इसका होता है एल्डिहाइड समूह का सदस्य है और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। वही सेम केस, अगर यहाँ खाली 2 कार्बन आइटम होते तो इसका नाम होता आपका इथेनल, अगर यहाँ 4 कार्बन आइटम होते तो इसका नाम होता ब्यूटेनल। चौथा हमारा समूह है जिसका नाम है कीटोन। कीटोन के अंदर क्या लगता है? नाम क्या? आखिरी में ओन लगता है। अब ये जो ओन होता है ये कैसे लगेगा? दोबारा से वही 1 2 3 कार्बन है। इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन जो है सबसे कॉर्नर वाले कार्बन के ऊपर लग रहा था, इसमें ऑक्सीजन जो है बीच वाले कार्बन के ऊपर लग रहा है। तो इसके नाम के आगे ओन लगाइए। कितने कार्बन है? 1 2 3। प्रॉप लगेगा नाम के शुरुआत में, प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन। अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर प्रत्यय लग जाता है किसका? ओइक एसिड या फिर ओइक अम्ल। इंग्लिश में लिखेंगे तो ओइक एसिड, हिंदी में लिखेंगे तो ओइक अम्ल। तो इसी प्रकार से 1 2 3 ऑक्सीजन ऊपर लग रहा है, हाइड्रोक्साइड इधर लग रहा है, मतलब ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। तो इसका मतलब 3 क्योंकि कार्बन एटम्स है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल या फिर प्रोपेनोइक एसिड। अगला है जो हमारा अल्कीन्स का। अल्कीन्स अभी भी मैंने आपको बताए थे कि अल्कीन्स के आखिरी में प्रत्यय लग जाता है ईन। जितने भी आपके कार्बन के समूह होंगे 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसी प्रकार से अल्काइन के लिए भी सेम यही रहता है, नाम क्या लग जाता है? आइन। तो इस हिसाब से 1 2 3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कार्बन के परमाणुओं की संख्या है कि कितने कार्बन के परमाणु हमारे पास है, हम लोगों को यह पता है कि वह कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है उसकी जगह से, तो हम लोग इनका इस्तेमाल करके, उपसर्ग का इस्तेमाल करके, फिर प्रत्यय का इस्तेमाल करके उसका नामकरण कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। याद रखिएगा खाली हैलोजन ही एक अकेला ऐसा समूह है जिसके अंदर उपसर्ग का उपयोग होता है। बाकी जितने भी हमारे समूह है, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, कोई सा भी हो, सबके अंदर किसका उपयोग होता है? प्रत्यय का उपयोग होता है कार्बन संख्या के हिसाब से। अब अपने तीसरे प्रक्रियात्मक समूह को देखते हैं जो है हमारा एल्डिहाइड। यह भी एक प्रक्रियात्मक समूह है जिसमें एक अकेला ऑक्सीजन परमाणु द्वि आबंध में हाइड्रोजन के साथ कार्बन परमाणु से जुड़ता है। जो आपका कार्बन का जो परमाणु होता है उससे आकर ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ जाता है और क्या बना देता है? एल्डिहाइड बना देता है। ये जो आपका फॉर्मूला दिया गया है यह एक एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है। ये जो है हमारा प्रथम एल्डिहाइड होता है, इसको हम लोग मीथेनॉल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर खाली एक कार्बन आइटम है। जो आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी एल्डिहाइड का वो ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक तरफ तो जुड़ा होता है कार्बन की चेन से। ये जो R है, R का मतलब है कार्बन की चेन। कार्बन की चेन का मतलब क्या है? यहाँ हो सकता है 1 कार्बन हो खाली, यहाँ हो सकता है 2 कार्बन हो, यहाँ हो सकता है 3 कार्बन हो, यहाँ हो सकता है 4 कार्बन हो। ये R से कार्बन जुड़ा होता है, इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लग रही होती है और दूसरी तरफ कार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से कभी भी जब आपका द्वि आबंध बनता है जिसके अंदर कार्बन जो है एक तरफ से कार्बन की चेन से, कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो, ऊपर उसके ऑक्सीजन लग रही है और दूसरी तरफ उसके हाइड्रोजन लग रहा हो, तो ये जो फॉर्मूला बनता है तो इसको हम लोग एल्डिहाइड बोल देते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस R के अंदर मैंने बोला कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन में कोई इतने भी कार्बन हो सकते हैं। जैसे R की जगह पर मैं अगर 1 कार्बन ले लूँ, खाली 1 कार्बन,
और दूसरा जो है इस प्रकार से, तो हमारे O यहाँ लग जाएगा, H इधर लग जाएगा, ये आपका एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। कितने हो गए आपके? दो कार्बन हो गए। 2 कार्बन का मतलब ये आपका इथेन बन जाएगा, इथेनल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनल, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन की चेन है। इस R की जगह पर मैं 3 या फिर 4 कार्बन की चेन भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4, ये मैंने R की जगह पर लिया। ये मेरा 5वां कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर मैंने जब ऑक्सीजन लगाया तो ये हाइड्रोजन बन गया, यहाँ वही होगा इस प्रकार से, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर इधर इधर। तो इस प्रकार से ये जो है चेन बनती है, और इस तरीके से जो आपका फॉर्मूला बनता है, जिसमें एक तरफ से लेफ्ट हैंड साइड पर बाएं हाथ पर पूरी की पूरी कार्बन की चेन हो, इस कार्बन की चेन में कितने भी कार्बन एटम्स हो सकते हैं, और दाएं हाथ पर हाइड्रोजन हो, और ऊपर की तरफ ऑक्सीजन लग रहा हो, चाहे ऊपर की तरफ लग रहा हो, नीचे की तरफ लग रहा हो। इस पूरी चेन को, इस तरीके के फॉर्मूले वाले सब्सटेंसेस को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड से अगला जो आता है हमारा वो होता है कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में बस इतना अंतर है, दोनों के अंदर ऑक्सीजन ही जुड़ रहा होता है। परमाणु के रूप में एल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है और कीटोन में भी ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है। अंतर क्या दोनों के अंदर वो समझते हैं। कीटोन भी एक प्रक्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक अणुओं का निर्माण करता है। कीटोन समूह में कार्बन परमाणु एक अकेले ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध में जुड़ा होता है। कीटोन समूह में भी क्या होता है, आपका कार्बन का जो परमाणु होता है वह अकेले ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध से जुड़ा होता है, द्विआबंध में जुड़ा होता है। इसमें भी द्विआबंध में जुड़ा हुआ था, परंतु इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर यह है कि जब हम लोगों ने इसकी बात करी थी एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में हम लोगों ने देखा था कि इधर एक कार्बन की चेन थी, इधर बीच में कार्बन था, परंतु इधर क्या था, खाली एक हाइड्रोजन था। मतलब ऑक्सीजन जो थी एकदम कॉर्नर में लगी हुई थी, चाहे वो इधर के कॉर्नर में लगी हो चाहे उधर के कॉर्नर में लगी हो। परंतु जब हम लोग बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन के अंदर जो कार्बन जिसके ऊपर ऑक्सीजन होती है वह बीच में होता है। बीच में मतलब इस वाले कार्बन के अंदर, ये अगर हमारा कार्बन है इसके ऊपर ऑक्सीजन लग रही है, तो इसके इधर एक कार्बन की चेन होगी, इधर एक कार्बन की चेन होगी। इन कार्बन की चेन में कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं, इसको भी समझ लेते हैं एक बारी। कैसे, ये देखिए, मान लेते हैं हमारा एक कार्बन है, इधर की तरफ खाली एक कार्बन की चेन लग रही है, इधर की तरफ भी खाली एक कार्बन की चेन लग रही है। तो यहाँ जो हमारा कार्बन है इसके इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब क्या है, ऊपर वाले में हम लोगों ने बनाया था सेम यही, जब हम लोग ऊपर वाले में बनाया था तो खाली इधर की तरफ हमारी कार्बन की चेन लग रही थी, इधर क्या था, हाइड्रोजन था। परंतु इधर क्या है, इधर जब हम देखते हैं बीच में ऑक्सीजन वाला कार्बन है, इसके इधर हाइड्रोजन ना होते हुए क्या लग रहा है, कार्बन की चेन लग रही है, और इधर भी क्या लग रहा है, कार्बन की चेन लग रही है। जरूरी नहीं है खाली इधर एक ही कार्बन लगा हो, इधर भी एक ही कार्बन लगा हो। आर से मतलब है कितनी भी लंबी कार्बन की चेन लगी हो सकती है। जैसे इसके बगल में एक एग्जाम्पल है, देखिए ये जो है हमारा सेम वही एग्जांपल है जो अभी हम लोगों ने बात करा। कार्बन जो है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसके इधर भी एक कार्बन की चेन लग रही है और इधर भी एक कार्बन की चेन लग रही है। ये कार्बन की चेन कितने भी लग सकते हैं, आप चाहे इसमें 4 कार्बन लगाइए, 5 लगाइए, उधर लगाइए। इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं, जिनमें सेंटर वाले कार्बन एटम पर, मतलब बीच वाले कार्बन एटम पर, जरूरी नहीं है सेंटर में ही हो सकता है इधर उधर आगे पीछे हो जाए। इसको भी देख लेते हैं एक बारी। जैसे मान लेते हैं इधर जो हमारी कार्बन की चेन है, ये हमारे बीच में कार्बन, इसके ऊपर ऑक्सीजन लग रहा है। इधर जो हमारी कार्बन की चेन है खाली कार्बन एक ही है, परंतु इधर जो है इस वाली चेन में 2 कार्बन है। तो भी क्या होगा, ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा, जो हमारा नया जो हमारा कंपाउंड बनेगा, ये भी क्या होगा, हमारा कीटोन होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। तो इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन जो लग रही होती है किसी बीच के कार्बन पर लग रही हो, जरूरी नहीं है वो बिल्कुल बीच का हो, इधर उधर से कहीं का भी हो सकता है, बस बीच की लग रही हो और उसके दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं हों। ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे हम लोग यौगिकों को क्या कह देते हैं, कीटोन कह देते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एक तरफ कार्बन की श्रृंखला हो, ऊपर ऑक्सीजन लग रहा हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो, इनको हम लोग कह देते हैं एल्डिहाइड। तो इन दोनों के अंदर अंतर आपको समझ आ गया। अब अपने 5वें और आखिरी प्रक्रियात्मक समूह को देखते हैं, जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। यह भी एक प्रक्रियात्मक समूह है जिसमें एक कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध में जुड़ा होता है और हाइड्रोक्साइड से भी जुड़ा होता है। क्या होता है इसके अंदर, इस वाले प्रक्रियात्मक समूह के अंदर जो हमारा कार्बन होगा,
ये ऑक्सीजन से तो जुड़ा होगा द्विआबंध से, जैसे आपका एल्डिहाइड और कीटोन में जुड़ा हुआ था, साथ के साथ हाइड्रोक्साइड से भी जुड़ा होता है। अब ये हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? जब हमने एल्डिहाइड देखा था या फिर कीटोन देखा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था, इधर या तो कार्बन की चेन लगी हुई थी या लगा हुआ था हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोक्साइड क्या करता है, उसी हाइड्रोजन एटम को, जैसे हमने देखा था एल्डिहाइड के अंदर क्या था, आर सी ऊपर O और इधर H लगा हुआ था, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इस H के ऊपर अटैक कर देता है, इसको इसकी जगह से हटा देता है और खुद यहां लग जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका फॉर्मूला बनता है, इस प्रकार से जो भी यौगिक बनते हैं जिसमें ऊपर ऑक्सीजन लग रहा हो कार्बन से और इधर की तरफ आपका हाइड्रोक्साइड लग रहा हो और साथ में कार्बन की चेन लग रही हो, ऐसे हम लोग कंपाउंड्स को, ऐसे यौगिकों को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसको कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही। कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक तरफ R लगता है, कार्बन की चेन लगती है। इस कार्बन की चेन में जरूरी नहीं है कार्बन एटम हो सकता है कार्बन की चेन में खाली 0 एटम हो। अगर खाली कभी भी 0 एटम होता है तो आपका यहाँ ऊपर ऑक्सीजन, यहाँ OH और यहाँ जो है खाली लगेगा H, क्योंकि यहाँ कार्बन की एक चेन में कितने कार्बन एटम है, 0 कार्बन एटम है। और ऐसा हो सकता है, बच्चे कहते हैं कि भैया या फिर सर ऐसा कैसे हो गया कि आपका R जो है, ये तो कार्बन की चेन आपने बताई और कार्बन की चेन में आपने बोल के कार्बन लगाया ही नहीं। कार्बन की चेन में 0 कार्बन एटम होते हैं, इसलिए क्या होता है, कई बारी कार्बन की चेन की जगह पर क्या लग जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है। और ये जो है पॉसिबल है, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड में भी ये होगा, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक हो उसमें भी ऐसा होगा, चाहे आपका कीटोन हो, कीटोन में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली कीटोन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। और ये जो आपका फॉर्मूला बनता है, क्योंकि खाली एक ही आपका कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड से अगला क्या है, हम लोग कार्बन के अंदर चेन में कार्बन लगा देते हैं। कार्बन की चेन में जब हम लोग कार्बन लगाएंगे तो आपका ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा इधर हाइड्रोक्साइड, इधर हमने क्या लगा दिया, कार्बन की चेन लगा दी। जब कार्बन की चेन लगाएंगे तो यहाँ 3 1 2 3 आपका मतलब CH3COOH, इसको ऐसे लिखा जाता है। कार्बन को गिनते एक साथ है क्योंकि 2 कार्बन आइटम है, बट लिखा जब जाएगा तो अलग अलग लिखा जाएगा। पहले वाले का अलग लिखा जाएगा CH3 और COOH अलग लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ कार्बन के 2 एटम्स होते चेन के अंदर तो क्या होता हमको देखने को मिलता कार्बन, ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोक्साइड, इधर कार्बन की 2 चेन, 1 2 3 1 2 मतलब 1 2 3 4 5, तो 2 कार्बन एटम C2H5 और इसका COOH। अब क्या है, यहां हमने C2H5 को अलग लिया है, COOH को अलग लिया है। अलग अलग लेने के बावजूद जब हम टोटल कार्बन जब गिनेंगे तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसका जब नाम रखेंगे तो उसी हिसाब से रखेंगे। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इसके अंदर 3 एटम है। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को समझते हैं कि किसी भी यौगिक के अंदर जब कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हो और उसी कार्बन से हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ हो तो जो हमारे यौगिक बनते हैं उनको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड को पढ़ा, उससे पहले कीटोन को पढ़ा, अल्कोहल को हम लोगों ने पढ़ा, हैलोजन को हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रक्रियात्मक समूह हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इन प्रक्रियात्मक समूहों का इस्तेमाल या फिर इनका नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे इनको नाम दिया जाता है, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ। मिथेनोइक एसिड, मिथेनल, आपका मीथेन जो नॉन, ये अलग अलग नामों से मैं बुलाए जा रहा हूँ। इन सब का नाम कैसे बनता है ये सब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यौगिकों के नामकरण से पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, वो है हमारा समजातीय श्रेणी या फिर होमोलोगस सीरीज। पेपर के या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि पेपर के अंदर इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कई बार, तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है, हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स की ही श्रृंखला के अंदर जब हाइड्रोजन को खाली एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह प्रतिस्थापित कर रहा हो, मतलब पूरी श्रृंखला के अंदर अगर हम बात करें तो एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं होमोलोगस सीरीज या फिर समजातीय श्रेणी। इसके तो नाम से पता चल रहा है समजातीय, मतलब इस श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे सबकी जाति एक जैसी होगी, मतलब एक जैसे ही सारे के सारे जितने भी सदस्य होंगे सबके गुणधर्म या फिर सब एक ही जैसे रासायनिक गुणधर्म के होंगे।
इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। दो क्रमागत सदस्य, दो क्रमागत का मतलब एक श्रेणी है, इसके अंदर पहले मेंबर दूसरे मेंबर की मैं बात करता हूं तो पहले और दूसरे वाले में अंतर जो होगा वह CH2 का होगा। अगर मैं बात करता हूं पांचवें मेंबर छठे मेंबर के बीच में, पांचवें सदस्य और छठे सदस्य के बीच में, उनके अंदर भी बीच में अंतर कितने का होगा? CH2 का होगा। और भी आगे अगर मैं किसी क्रमागत सदस्यों की बात करता हूं जो एक के बाद एक आएंगे, जैसे 9वें 10वें की बात करता हूं, उनके बीच में भी अंतर कितने का होगा? CH2 का होगा। जैसे एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। हम लोगों ने एल्केन पढ़ा था। एल्केन भी क्या है? एक प्रकार की समजातीय श्रेणी है, क्योंकि एल्केन के अंदर जितने भी सदस्य हैं सब एक ही सामान्य सूत्र को फॉलो करते हैं और सबके जो रासायनिक गुणधर्म है वे एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब हम लोग इस सूत्र के अंदर C की वैल्यू 1 डालते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है CH4। जब हम लोग 2 डाल देते हैं हम लोग को देखने को मिलता है C2H6। जब हम लोग 3 डाल देते हैं हम लोगों को देखने को मिलता है C3H8। जब हम 4 डाल देते हैं हम लोगों को देखने को मिलता है C4H10। जब हम 5 डाल देते हैं हमें देखने को मिलता है C5H12। और जब हम 6 डाल देते हैं हम लोगों को देखने को मिलता है C6H14। अब ये जो है जब आप देखते हैं श्रेणी के जितने भी मेंबर हैं, देखिए CH4 और C2H6, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, C2H6 माइनस तो नहीं करेंगे हम लोग, CH4। अब आप देखते हैं इसके पास कितने कार्बन है? 2। इसके पास कितने हैं? 1। मतलब कितने कार्बन का अंतर है? 1 कार्बन का। इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। मतलब कितने हाइड्रोजन का अंतर है? 2 हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब इस श्रेणी के भी आगे पीछे के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके अंदर कितने का डिफरेंस है? CH2 का। इसके अलावा और आगे के देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8 और इसका है C4H10। C3C4 कितने कार्बन का अंतर है? इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, मतलब 1 कार्बन का। इसके अंदर 8 हाइड्रोजन, इसके अंदर 10 हाइड्रोजन है, मतलब कितने हाइड्रोजन का अंतर है? 2 हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से इस श्रेणी के भी जितने भी सदस्य हैं सबके सब कितने के अंतर पे हैं? CH2 के अंतर पे हैं। यह भी एक समजातीय श्रेणी है। हमने अल्कीन की बात करी, हम लोगों ने अल्काइन की बात करी, सारे के सारे एक ही समजातीय श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर जितने भी सदस्य होते हैं सब एक ही प्रकार के होते हैं। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का प्रकारात्मक समूह समान होता है, इसलिए उनके रासायनिक गुणधर्मों में अंतर नहीं होता। इन सभी को एक समान सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का प्रकारात्मक समूह सेम होता है, तो इसकी वजह से रासायनिक गुणधर्म भी सेम हो जाते हैं और इसी वजह से हम लोग इन सबको एक ही तरीके के रासायनिक सूत्र या फिर जनरल फॉर्मूले से शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH है। CnH2n+1OH है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? CnH2n+1OH। हमारा जो फॉर्मूला था अल्केन का वो क्या था? CnH2n+2। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ रहे होते हैं 2, उनमें से एक हाइड्रोजन को OH ले लेता है। तो एक हाइड्रोजन को OH ले लेता है, तो इस वजह से हाइड्रोजन की संख्या 1 कम हो जाती है और कितनी रह जाती है? CnH2n+1OH। इसके भी जितने भी मेंबर होंगे सबके सब एक ही प्रकार के होंगे। इसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला मेंबर CH3OH, जब कार्बन की संख्या 1 है और आपका तब हम लोग रखेंगे तो हमारा आएगा CH3OH। अगले वाले की जो संख्या है वो है C2H5OH। इन दोनों के अंदर अंतर देखते हैं। इसके अंदर कार्बन कितना है? 1 है। इसके अंदर कार्बन कितना है? 2 है, मतलब अंतर 1 कार्बन का। इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है? 3 है। इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है? 5 है, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का अंतर। इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, मतलब कितने का अंतर आ गया? खाली CH2 का। तो इसी प्रकार से किसी प्रकारात्मक समूह की बात करें या फिर किसी भी हम लोग श्रेणी की बात करें, अल्केन हो, अल्कीन हो, सबके सब जो मेंबर्स हैं, सबके सब सदस्य जो हैं एक ही तरीके की समजातीय श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सबके बीच में जो अंतर है वह CH2 का है और सबके सबको के रासायनिक गुणधर्म एक है। तो इस प्रकार की श्रेणी जिसके अंदर सारे के सारे सदस्य एक ही प्रकारात्मक समूह के हों, 2 क्रमागत मेंबरों के बीच में, सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर हो, उसी को हम लोग समजातीय श्रेणी कह देते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ आ गया।